मम मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मेरी चांदी की अंगूठी ले लो, पर मुझे छोड़ दो। उस लड़की के मासूमियत से कहने पर मुकद्दम शाह एकटक उसे देखने लगा था, तो वाइफ के कोठे पर बैठी वो 17 साल लड़की मुकद्दम शाह को अपनी चांदी की अंगूठी का लालच दे रही थी। इस बात से बेखबर के 7 बड़े गांव उसकी जागीर थे। उसे गहरी नजरों से देखते मुकद्दम शाह कुछ बोले बगैर ही कमरे से बाहर निकला था और उसे भारी दाम में खरीद लिया था। उसे खूबसूरती से सजाकर मुकद्दम शाह के हवाले कर दिया गया था। वो डरी सहमी सी उसकी बड़ी सी गाड़ी में दबकी बैठी थी। गाड़ी में तबीयत खामोशी तारी थी। मुकद्दम शाह की पूरी तवज्जो ड्राइविंग की जानिब थी। मनोहर ने अपने वजूद में हिम्मत महत्मा करते हुए रास्ते में ही अचानक मुकद्दम शाह पर बारीक छुरी से हमला किया था। उसका वार ज्यादा जोरावर नहीं था, मगर इस अचानक रफ्तार पर मुकद्दम शाह ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। मिनहा ने मौका से फायदा उठाते तेजी से गाड़ी से उतरते सामने नजर आते जंगल की तरफ दौड़ लगा दी थी। वो पूरी जान लगाए भाग रही थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी कहीं पीछे रह गई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखते भाग रही थी। जब किसी से टकरा कर वो जमीन पर गिरी थी, उसने निगाह उठाई तो सामने मुकद्दम शाह खूंखार नजरों से उसे घूरता नजर आया था। मिनहा की जान हवा हुई थी। वो तो पीछे रह गया था, यूं अचानक सामने कैसे आया। वो डर कर वहां से पीछे खिसकने लगी थी, मगर मुकद्दम शाह ने उससे से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर उसे उठाया और घसीटते हुए अपने गाड़ी की जानिब बढ़ गया था। छोड़ो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पर रहम खाओ। तुम्हें इस शख्स का वास्ता जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझे छोड़ दो। मुकद्दम शाह बेइस बना उसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके वास्ते पर वो एक लम्हे को रुका था। आंखों के पर्दे पर किसी का मासूम चेहरा लहराया था। मुकद्दम शाह की शफाक बेतासो निगाहों में एक लम्हे के लिए अजियत उतरी, जिसे अगले ही लम्हे वो झटक कर उस लड़की को खींचकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। उसे जारहाना अंदाज में गाड़ी के अंदर धकेल कर उसने ड्राइविंग सीट संभाली थी। जब महरूश एक बार फिर खुद को उस जालिम की दस्तरस में बेबस पाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। खामोश, आवाज न आए, अब तुम्हारी, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। उसकी मुसलसल सूसू पर तूने वह नकूश के साथ गाड़ी चलाता मुकद्दम शाह पूरी कुव्वत से दौड़ा था कि उसकी नजर खतरनाक धाड़ पर पूरी गाड़ी लरज उठी थी। महरूज तो कुछ लम्हों के लिए अपने सांस तक रोक गई थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी उसकी बड़ी सी आलीशान हवेली के अहाते में दाखिल हुई। कार पोर्च में रुकी थी, जहाँ और भी बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी से उतरते उसने दूसरी जानिब आकर महरूज को बाजू से खींचकर बाहर निकाला था। सुनो लड़की, ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरे घर वाले रहते हैं। मैं अंदर जो कहूँगा उस पर खामोशी से सर झुका देना और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस जगह से लाया हूँ। उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल करते मुकद्दम शाह ने सख्त लहजे में बावर करवाया तो महरूज नसंगी से उसे देखने लगी। वो शख्स भला उसकी पहचान क्यों छुपाना चाहता था और वो उसे यहाँ अपने घर वालों के पास क्यों लाया था। भला कौन मर्द किसी खरीदी हुई तवाइफ को यूं अपने घर वालों के पास लाता है। मुकद्दम शाह उसे लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। ये हवेली बाहर से जितनी शानदार लगती थी, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो उसे हवेली के वसी लॉन में लाया था, जहाँ कुछ खवातीन बैठी थी। भी जान, ये लड़की मुझे रास्ते में मिली है, इसके माँ बाप मर गए हैं, कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे। आपको एक खिदमतगार की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि इसे आपके पास ले आऊं। मुकद्दम शाह उसे एक उम्र रसीदा खातून के सामने खड़ा करते उन्हें बताने लगा। उसकी बात पर महरूज तो हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। उसे तो लगा था ये शख्स उसकी इज्जत पामाल करना चाहता है, मगर क्या वो उसे इसलिए खरीद लाया था। इधर वो लड़की, वो अपनी बात कहता वहां से जा चुका था। उस खातून ने उसे मुखातिब किया तो वो झिझक कर उनके करीब आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? भी जान उसका हसीन मासूम चेहरा देखकर बोली महरूज। उसने धीमे से अंदाज में जवाब। हवेली से बाहर निकलता मुकद्दम शाह उसकी आवाज पर एक पल को हवेली की दहलीज पर ठहरा था। महरूज, इस हसीन मर्द के लबों ने एक प्यार पे आवाज दौड़ाया और फिर वो हवेली की दहलीज पार कर गया। वहां बैठी बाकी खवातीन बड़ी अजीब सी नजरों से उसे देख रही थी, जिस पर महरूज बुरी तरह निर्वस हो रही थी, मगर वो उस जहन्नुम से निकल आई थी। अब वो सारी उम्र भी इस खातून की खिदमत में गुजारने को तैयार थी। मुलाजमा या खिदमतकार कहलाना तवाइफ कहलाने से हजार दर्जे बेहतर था। मुकद्दम शाह उस वक्त चेहरे पर सिगरेट सुलगाए
बेटा आज होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रहा था। उसके दोस्त जबरदस्ती अपने साथ कोठे पर ले गए थे। वो बेदिली से वहाँ बैठा था जब उसकी नज़र उस कमसिन मासूम लड़की पर पड़ी थी जो कोठे की मालकिन को पैगाम देने आई थी। न जाने उस मासूम लड़की में क्या कशिश थी कि मुकद्दम शाह चाहकर भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया था। उसकी नज़र जैसे उस लड़की पर जम सी गई थी। उसके नज़रों से ओझल होने वाली बुरी तरह बेचैन हुआ था। कोठे की मालकिन राबिया बाई उस लड़की के बारे में पूछा तो उसने कहा ये कमसिन कली है, अभी 18 साल की नहीं हुई, इसलिए ये अभी रक्स सीख रही है। इसकी बोली 18 साल की होने के बाद लगेगी। मुकद्दम शाह ने भारी रकम देते हुए उसे मुलाकात की डिमांड रखी तो कुछ बहस के बाद कोठे की मालकिन मान गई। उससे मुलाकात करके मुकद्दम शाह को न जाने क्यों लगा कि जैसे वह लड़की यहाँ के लिए नहीं बनी। उसकी मासूम सूरत में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। वो खुद भी नहीं जानता कि क्यों उस लड़के की यहाँ मौजूदगी से बेचैन कर गई थी। बिलाखिर उसने कोठे की मालकिन को मुँह मांगी रकम देकर उसे खरीद लिया। उसका इरादा उसे आज़ाद करने का था, मगर न जाने क्यों वो उसे हवेली में बीजान के पास ले आया। उसने आज जो किया उसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। उसकी जिंदगी तो सिर्फ एक ही लड़की थी, उसकी मन्नो, उसकी बचपन की मोहब्बत, जिसे खोने के बाद वो जैसे जिंदगी से ही बेजार हो गया था। उसे जिंदगी का हर रंग अपनी मन्नो के बिना बेरंग लगता था। न जाने कैसे और क्यों वह लड़की उसकी नजरों का मरकज बन गई। महरूज यहाँ आकर बेहद खुश थी। बेजान बहुत ही नेकदिल खातून थी। उसका रवैया उसके साथ बेहद शफकत भरा था। वो पूरा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ गुजार देती थी। उसकी सोहबत में उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। मुकद्दम शाह की चाची और उनकी बेटी को इससे खामखा की ख्वार थी। एक तो उसे मुकद्दम शाह खुद लेकर आया था और ऐसा पहली बार हुआ था कि मुकद्दम शाह बज़ाते खुद उस लड़की को लाया मुलाजमत के लिए, और दूसरा उस लड़की की गैर मामूली खूबसूरती जो उन माँ बेटी को बुरी तरह खनकती थी। इसलिए वह उसे जलील करने का या बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। उसे अकेला देखकर वो उसकी हैसियत और औकात याद दिलाने से चूकती नहीं थी, जिस पर महरूज खामोशी से उसकी बातें बर्दाश्त करती थी। जैसे जिंदगी वो गुजार रही थी ये जिंदगी यकीनन उससे बेहतर ही थी। वो शख्स जिसे उसने जालिम समझा था वो तो इसका मसीहा निकला था। वो सारी उम्र भी उस शख्स का ये एहसान नहीं उतार सकती थी। वो तमाम उम्र उस हवेली की मुलाजमा बनकर रहने को बखुशी तैयार थी। ये तल्ख बातें और निस्तर वो हंसकर सह जाती थी। कम से कम यहाँ उसे एक इज्जत भरी छत तो मैसर थी। इसलिए रुखसाना बेगम, मुकद्दम की चची और दुआ उनकी बेटी की डांट फटकार और उनका हर वक्त हुक्म चलाना भी बर्दाश्त कर जाती थी। वो उस वक्त किचन में जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। उसका दिन बीजान के कमरे और किचन में ही गुजर जाता था। बीजान ने उसे क्वार्टर में एक कमरा दिया था, मगर डर के मारे वो वहाँ जाने से इनकार कर चुकी थी। वो वही बीजान के पास सोने की जिद करके उन्हीं के कमरे में नीचे कालीन पर बिस्तर बिछाकर सो जाती थी। बीजान ने तो उसे कहा था कि वो उनके साथ बैठकर सो सकती है, मगर वो अपनी हैसियत जानती थी, इसलिए मना कर दिया। वैसे तो उसका काम न सिर्फ बीजान की खिदमत करना था, मगर दुआ और रुखसाना बेगम उसे देखकर किचन के मजीद काम भी करवा लेती थी। वो जो खुश उसलूबी से करती थी, वो अपना काम आज जल्दी जल्दी खत्म करके बीजान के कमरे में आकर बिस्तर बिछाकर लेट गई थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी बोझल लग रही थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई थी। मुकद्दम शाह, जो कि अपने जरूरी काम निपटाकर आज काफी दिनों बाद वापस लौटा था, वो बीजान से मिलने के लिए उनके कमरे में दाखिल हुआ तो उसे रुकना पड़ा था, क्योंकि सामने ही लड़की नीचे कालीन पर बिस्तर चुमे छुपी नींद में गुम नजर आई। उसका मासूम सा चेहरा सियाह चादर से बाहर चौदहवीं के चांद की मानित लग रहा था। मुकद्दम शाह कुछ पल साकित सा उसे देखता रह गया। उस लड़की में न जाने क्या कशिश थी कि उसे देखकर ठहर जाता था। उस पर नजर पड़ते ही हटाना मुश्किल लगता था, और ऐसा मुकद्दम शाह के साथ जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उसने वह मुश्किल खुद पर काबू पाते ही अपनी निगाहों का रवैया बदलते सामने बने तख्त पर बैठकर आंखें मूंदे तस्वीर पढ़ती बीजान को देखा था, जो कि यकीनन उसकी आमद से बेखबर थी। अस्सलाम वालेकुम। मुकद्दम शाह की भारी आवाज पर बीजान चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। अरे मुकद्दम, मेरे बच्चे, तुम्हें याद आ गई बूढ़ी दादी की?
बीजान ने उसे देखकर शिकवा किया तो मुकद्दम शाह सर झुकाए मुस्कुराकर उनके पास आया। उन्हें अपने बाजू के हिसार में लेते वो उनके शिकवे शिकायत सुनता उन्हें दूर करने की तकदो कर रहा था। ये लड़की यहाँ क्यों सो रही है आपके कमरे में बीजान? मुकद्दम शाह ने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से दिल में मचल रहा था। न जाने कि वो लड़की यूं ऐसे जमीन पर सोती हुई उसे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने तो क्वार्टर में इसके लिए कमरा तैयार करवाया था मगर इसने कहा कि अकेले सोते हुए उसे डर लगता है इसलिए इधर ही जिद करके सो गई। बीजान के बताने पर वो लपेट कर खामोश हो गया मगर माथे पर बल वाजे कर रहे थे कि उसे इसका जमीन पर सोना नागवार गुजरा है। उसे देखकर मुझे अपने मनहा याद आती है। मुकद्दम वो जिंदा होती तो आज शायद इस जितनी होती। बीजान की बात पर मुकद्दम शाह के चेहरे का रंग उड़ा था। मुन्नो के जिक्र पर हमेशा उसकी तरह चेहरे पर तकलीफ छाई थी। यह हकीकत बड़ी दर्दनाक थी कि वो लड़की अब नहीं रही जिसके साथ के ख्वाब देखे जिसे हमेशा फूल की तरह रखने का ऐद किया। सुनो लड़की तुम्हें शाहसाई ने बुलाया है। अगले दिन महरूश बीजान का नाश्ता उनके कमरे तक पहुंचाकर किचन में खुद नाश्ता करने की गर्ज से आई तो एक मुलाजमा ने उसे पैगाम पहुंचाया। महरूश डरती हुई अनगिनत वहमों में गिरी लाउंज में पहुंची जहां सामने ही सोफे पर विराजमान मुकद्दम शाह कहवा पीने में मसरूफ था। उस शानदार मर्द को देखकर महरूश का दिल बेख्तियार धड़का था। ये शख्स उसका मोहसिन होने के साथ साथ कब उसके दिल का मकीन बना उसे खुद ही खबर नहीं हुई थी। महरूश उस शख्स को देखकर नजर झुकाए उसके सामने खड़ी हो गई। मुकद्दम शाह ने एक नजर उस लड़की को देखा जो शहजादियों सा हुस्न रखती थी मगर उस वक्त उसके सामने हाथ बांधे किसी बांदी की मानद खड़ी थी। बीजान ने जब तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाया है तो उनके कमरे में ठहरने का क्या जवाब है? छोटी बच्ची हो क्या? अकेली डरती हो? मैं आज के बाद तुम्हें बीजान के कमरे में सोता हुआ न देखूं, समझ गई? मुकद्दम शाह की गंभीर भारी आवाज महरूश की जान हवा कर गई थी। ये वो इसकी बात पर बमुश्किल सर हिला पाई थी। न जाने उसे कैसे पता चला कि वो बीजान के कमरे में सोई है क्योंकि उसे डर लगता है। सर क्या हिला रही हो? मुंह में जबान नहीं है क्या? मुकद्दम शाह ने उसकी खामोशी पर हिंगलाकर कानदार अंदाज में कहा। जी शाहसाई। महरूश ने बौखलाकर मनमनाते हुए कहा। उसके लबों से शाहसाई सुनकर मुकद्दम शाह उसे देखने पर मजबूर हुआ था। उसे हाथ से जाने का इशारा करते हुए वो अपनी तवज्जो कहवे पर मरकूज कर गया। महरूश उसके इशारे पर तेजी से वहां से निकली थी। उसने रूहानी सूरत बनाए किचन का रुख किया था। उसे वाकई में अकेले में डर लगता था। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। महरूश एक नज़र उस कमरे को देख रही थी जहाँ उसे मुलाजमा छोड़कर गई थी। ये निहायत ही सादा मगर आरामदेह कमरा था। कमरे में एक पलंग, सिंगल सोफा और एक दीवार की लकड़ी की अलमारी थी। महरूश एक नज़र कमरे का जायजा लेकर पलंग पर बैठ गई थी। वो डर तो रही थी मगर कमरा उसे बहुत पसंद आया था। बचपन से ख्वाहिश थी कि अपने एक अलग कमरे की और आज वो ख्वाहिश पूरी होने पर वो बच्चों की तरह खुश होती हर चीज़ को छूकर यकीन कर रही थी कि यह वाकई उसका कमरा है। रात को उसे अकेले सोते सोते थोड़ा डर तो लग रहा था इसलिए उसने लाइट ऑन रखी थी और साथ ही मुख्तलिफ आयात का विद करके खुद पर और कमरे पर दम किया था। तब जाकर कहीं उसे सुकून की नींद आई थी। अगली सुबह वो बीजान के पास जाने के लिए क्वार्टर से निकली थी जब बेख्याली में किसी से टकराती बची थी। और माजरत जी, मैं अपने ध्यान में था। आप ठीक हो? बिलमुकाबिल के फिक्रमंद अल्फाज पर महरूश ने सर उठाकर सामने देखा तो सामने वाला उसका चेहरा देखकर मबूस रह गया। वैसे मेरा नाम बख्शदीन है जी। मेरी अम्मा यहाँ हवेली में काम करती हैं और मैं यहाँ शाहसाई के घोड़ों की देखभाल करता हूँ। आपका क्या नाम है? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। मरूफ खामोशी से वहाँ से जाने लगी। उस सामने वाले ने बेख्तियार इससे पूछ लिया। मैं महरूश हूँ, बीजान की फातिमा कल रात ही इधर शिफ्ट हुई हूँ। महरूश ने एक नज़र उस लड़के को देखकर जवाब दिया जो उसे अपना हम ही लग रहा था। शक्ल से वो निहायत शरीफ और सीधा सा इंसान लग रहा था इसलिए वो उसे जवाब देने लगी। यहाँ क्या हो रहा है? वो दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि किसी करख्त आवाज पर वो दोनों चौंक कर सामने मुतवज्जो हुए जहाँ मुकद्दम शाह अपने जाओ जलाल के साथ गहरी निगाहों से उन दोनों को देख रहा था। कुछ नहीं शाहसाई, मैं बस इनका नाम पूछ रहा था, बख्श ने घबराकर कहा। तो उसी बात पर मुकद्दम शाह को आग लग गई। क्यों? ये तुम्हारी फूफो की बेटी है।
और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? कॉन्स्टेबल पहुंचो, आज दीनू छुट्टी पर है, उसका काम भी तुम्हें संभालना है। मुझे आज के बाद आवारागर्दियां करते नजर न आओ। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से, मुकद्दम शाह ने कहरवार अंदाज में कहा। तो बख्श बेचारा घबराकर फौरन वहां से चक्कर हो गया। और तुम्हें यहाँ भी जान के लिए लाया हूँ, रिश्तेदारियां निभाने नहीं। बेहतर होगा अपने काम से काम रखो, इधर उधर होता न देखो। मैं तुम्हें, मुकद्दम शाह ने घबराई हुई आरूष को झड़का, तो वो बेचारी भी घबराकर अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि मुकद्दम शाह वही खड़ा खुद को एक अंधे आग में जलता महसूस कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे, मगर क्यों? अपनी इस कैफियत की वजह से वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था, ये शायद वो समझना नहीं चाहता था। उसे भला क्या फर्क पड़ता था कि वो लड़की किससे भी बात करे, किसी से भी ताल्लुक बनाए। वो तो एक तफाइफ थी, एक मामूली सी लड़की जिसकी कोई हैसियत ना थी। मुकद्दम शाह की नज़र में उसने तो उसकी मदद और हमदर्दी और तरस खाकर की थी। उसकी जिंदगी में तो मोहब्बत, हसरत, रकाबत जैसे जज्बे सिर्फ और सिर्फ मन्नों से मंसूब थे। वो अनापरस्त शहजादा था जो झुकना नहीं जानता था। एक तवाइफ जादिल के मुतल्लिक सोचने के लिए भी उसे झुकना पड़ता, और झुकना उसे गवारा नहीं था। मरूश अब वो बार बार भी जान के पास सोने लगी थी। उस शख्स ने खुद ही उसे उधर सोने की इजाजत दे दी थी, बल्कि उसके लिए कालीन पर ही एक मजलिस बिछा दिया गया था। वो मगरूर शहजादा ये मानने के लिए तैयार ही न था कि वो उसे जमीन पर सोता नहीं देख सकता था, और न ही वो ये मान रहा था कि वो उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने गुरूर और अना को बुलंद रखने के लिए उसके पास ऐसे हजारों जवाब थे जिससे वो खुद को झुठला देता था। मारूफ जो कि पहले वहां जाने से डर रही थी, अब वो यहाँ आकर अफसरदा थी। उसे वो छोटा सा कमरा भी बेहद पसंद आया था। वो उसका अपना कमरा था, यहाँ वो कुछ भी कर सकती थी, मगर उसका अब उधर जाना मना हो गया था, जिस पर वो बस रो ही सकी थी। बीजान अलबत्ता ये सब खामोशी से देख रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। देखते ही देखते मरूज को यहाँ पर 3 माह हो गए थे। वो हवेली के अंदर ही रहती थी। बीजान ने हवेली के अंदर ही एक पुराना स्टोर रूम खाली करवा के उसके लिए एक पलंग और लोहे की अलमारी रखवा कर वो उसका कमरा बना दिया था, जिस पर वो बेहद खुश हो गई थी। मुकद्दम शाह ने सख्ती से मना किया था कि उसे सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजना, बल्कि उसे हवेली से बाहर जाना ही मना है। मुकद्दम शाह से उस सब के दौरान उसका 2 से 3 बार ही सामना हुआ था, और उस तो उसे कहीं देखकर इधर उधर हो जाती थी। उस शख्स से उसे न जाने क्यों खौफ आता था, लेकिन यह भी सच था कि उस डरपोक और अपनी हैसियत जानते हुए भी उसका दिल उस मगरूर शहजादे का असीर था, जो उसकी पहुंच और औकात से बाहर था। वो जानती थी कि वो शख्स आसमान पर चमकता चांद है और वो जमीन पर पड़ा जर्रा, वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मगर वो अपने दिल का क्या करती, जो उस शहजादे को चाहने पर वो जिद था। दूसरी जानिब मुकद्दम शाह अपने गुरूर और घमंड में चूर अपने दिल जज्बात को मानने से इनकारी था। ये बात मानना उसकी तौहीन थी कि उसका दिल एक तवाइफ शादी के लिए नर्क पड़ रहा था। अपने ही जज्बात से नजरें चुराकर वो एक अनदेखी अजियत का शिकार हो रहा था। अपनी इस कैफियत से वो अब खुद ही झुंझलाने लगा था। करख्त मिजाज तो वो पहले ही था, मगर अब तो जरा जरा सी बात पर भड़क जाता था। उसके मुलाजिम उसे मुखातिब करते हुए भी खूब खाते थे। मुलाजमाओं से मरूश भी उसके गैज़ो गज़ब के किस्से सुन चुकी थी, जिसके बाइस वो मजीद उस शख्स से खौफजदा होकर उसके सामने आने से मुकम्मल गुरेज बरतती थी। इस बात से अनजान कि वो शख्स उसके नजर न आने पर मजीद आग बबूला हो जाता था, मगर ये मानना उसकी शान के खिलाफ था। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया था। मारूश यहाँ पर बहुत ही मुतमिन थी, क्योंकि यहाँ उसकी इज्जत जान महफूज थी। इस हवेली में मर्दों का दाखिला ममनू था, और बाहर वो जाती ही नहीं थी। हवेली का वाहिद मर्द सिर्फ मुकद्दम शाह था। उसके वालिद और दादा का चंद साल पहले ही इंतकाल हो गया था, और उसका एक चचा था जो कि अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ वहीं मुकीम था, और एक चचा कुछ साल पहले ही वफात हो गई थी। इनकी बीवी और बेटी यही हवेली में ही रहती थी। मारूज को एक पुरानी मुलाजमा से पता चला था कि उनकी फूफो भी थी, जो कि 12 साल पहले हादसे का शिकार हो गई थी, जिनमें वो और उनकी इकलौती बेटी मन्हा जाँ बहक हो गई थी। मुकद्दम शाह से उस दौरान उनका सामना न होने के बराबर ही था। वो भी एक आम दिनों जैसा एक दिन था। वो बीजान के कमरे की जानिब आई तो अंदर से आती रुखसार बेगम की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे।
वो बीजान से दुआ की शादी की बात कर रही थी कि उसकी उम्र हो गई है और बीजान उसकी बेटी के लिए मुकद्दम शाह से बात करें। आखिर वो मुकद्दम शाह की चचाजाद थी और उनके यहाँ खानदान में ही शादी का रिवाज था। वो न जाने कब से अपनी बेटी के लिए मुकद्दम शाह को सोचे हुई थी। दुआ भी मुकद्दम को पहले तो बहुत पसंद करती थी, मगर अब उसकी हद से ज्यादा गुस्सील तबीयत के बाइस वो उससे कुछ बदजन हो गई थी। मगर रुखसार बेगम ने उससे डपट कर खामोश करवा दिया था, इससे पहले कि उनकी बेटी कोई मसला खड़ा कर दे। वो अब इस रिश्ते को बाकायदा कोई नाम देना चाहती थी। मारूच उनकी बातें सुनकर अपने सीने पर हाथ रखती भागकर अपने कमरे की जाने पड़ी थी, जब अचानक सामने से आते मुकद्दम शाह से टकरा गई। मादर शाह सही मारूच, जो हर बार उससे सामने पर निगाह भरकर उस खूबरू मर्द को देखती थी, आज निगाह झुकाए हुए ही भीगी आवाज में बोलकर वहां से निकलना चाह रही थी, मगर मुकद्दम शाह उसकी आवाज में नमी और उसका झुका सर महसूस करते न जाने किस एहसास के तहत अपना हाथ उसकी राह में हाल करता उसे रोक गया था। उसके अचानक यूं रोकने पर मारूच ने निगाह उठाकर उसे देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में तैरते आंसू देखकर मुकद्दम शाह का दिल बेख्तियार धड़का था। कोई काम था आपको? शाह साईं मारूच ने मुश्किल अपने आंसू को झलकने से रोकते हुए फिर से सर झुकाकर पूछा। तो मुकद्दम शाह कुछ बोल ही ना पाया। उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसे बेचैन कर गए थे। वो उससे उनकी वजह पूछना चाहता था, मगर उसके लिए अपनी अना झुकानी पड़ती और वो ये नहीं कर सकता था। आपको कोई काम तो नहीं? क्या मैं जाऊं? शाह साईं मारूच ने उसकी मुसलसल खामोशी पर मध्यम आवाज में पूछा। उसे लग रहा था वो किसी भी वक्त रो देगी। उस शख्स का यूं बिला वजह रोकना उसे एहसास दिला रहा था कि उसकी क्या औकात है। मुकाबिल की नजरों में उसका दिल मजीद भारी हो रहा था। वो बस कहीं चुप कर रोना चाहती थी। उसकी नम आवाज पर मुकद्दम शाह ने मुश्किल मुठ्ठियां भींचकर खुद पर काबू पाकर उसे रास्ता दिया, तो वो जल्दी से वहां से निकल गई। मुकाबिल बस जलती आंखों से उसकी पुष्ट को देखता रह गया, यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गई। वो जानना चाहता था कि वो क्यों रोने वाली हो रही थी। क्या कुछ हुआ है उसे, या किसी ने कुछ कहा है, मगर खुद उससे या किसी और से उस मामूली सी लड़की के मुतालिक पूछना भी उसकी शान के खिलाफ था। इसलिए उस अनदेखी आग में खुद को झुलसता हुआ छोड़कर वो आगे बढ़ गया। इस सब का गुस्सा यकीनन किसी न किसी पर कहर की सूरत में निकलना था, मगर उसे सुकून फिर भी मैसर नहीं आने वाला था। मारूच अपने छोटे से कमरे में आती दरवाजा बंद करती वहीं पर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो यूरुदैन से ही जानती थी कि ये शख्स इसकी पहुंच से बाहर है, मगर फिर भी न जाने क्यों ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो किसी और का हो जाएगा। वो उसका नहीं हो सकता, ये तो मान लिया था दिल ने, मगर वो किसी और का हो जाएगा ये दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो जानती थी कि ये रास्ता खारदार है, इसमें सिवाय अजियत के कुछ नहीं है, मगर फिर भी उसका दिल उस राह का मुसाफिर बन बैठा था। उसे सुबह से शाम हो गई थी रोते हुए, मगर दिल का दर्द था कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मुलाजमा के बुलावे पर वो मुश्किल खुद को संभाल कर आंसू जब्त करती कमरे से बाहर निकल आई। लॉन्ज में आई, जहाँ बाकी तमाम मुलाजमाएं भी जमा थी। वो भी उन सबके साथ कतार में सर झुकाकर खड़ी हो गई। सामने ही वो सितमगर पूरी शान से सोफे पर विराजमान लापरवाही से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। बीजान और रुखसार बेगम भी वहीं पर मौजूद थी। दुआ शायद अपने कमरे में थी। बीजान और रुखसार बेगम दोनों ही काफी खुश मालूम हो रही थी। तमाम मुलाजमाओं में तोहफे तकसीम किए जा रहे थे। बहुत अरसे बाद उनकी हवेली में कोई खुशी आई थी। मुकद्दम शाह ने एक निगाह उठाकर सामने डाली तो हमेशा की तरह उसकी नजर ठहर गई थी। सामने ही वो मुलाजमा की मालिक सर झुकाए खड़ी थी। दिल में कुछ बुरी तरह चुभा था, मगर वो मुलाजमा ही तो थी, यही उसका मकाम था। मुकद्दम शाह ने संगदिली से गोया अपने ही तड़पते दिल पर पाँव रखा था। निगाह उस सुर्ख होती नाक पर और उस तार पर पड़ी तो मुकाबिल की बेचैनी में इजाफा हुआ था। क्या वो रोती रही थी या उसकी तबीयत खराब थी? उसका दिल न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हुआ था, जबकि मारूच का मासूम दिल डूब कर उभरा था। यकीनन मुकद्दम शाह ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी थी। उसने यूं ही एक चोर निगाह उठाकर उस खूबरू मर्द को देखा था जो उसी की जानब मुतवज्जो था। यूं अचानक निगाह मिलने पर मारूच ने हड़बड़ाकर निगाह झुका ली थी, जबकि उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखकर मुकद्दम शाह की रगें तन गई।
वो मुश्किल खुद पर जब्त करता। पहलू बदल गया था। तहाइफ तकसीम करके उन सबको वहां से जाने का अंदिया दिया गया था। तो सबसे पहले मारूशी भागने के अंदाज में वहां से निकली थी। मुकद्दम शाह ने धुआं धुआं होते दिल और तने नकुश के साथ उसे वहां से गुम होते देख रहा था। हवेली में मंगनी की तैयारियां उरूज पर थी। मुकद्दम शाह के हाँ करते ही पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। घर के मकीन से लेकर मुलाजमाओं तक सब भी बेहद खुश थे। जबकि मुकद्दम शाह इस रिश्ते के लिए इकरार करके अपनी बेचैनी में मजीद इजाफा कर गया था। पीजान ने जब उससे जिक्र किया तो उनके इल्तिजाइया अंदाज पर वो चाहकर भी उन्हें मना ना कर पाया था। फिर शादी तो एक न एक दिन करनी ही थी। उसने सोचा था कि मिनहा नहीं तो कोई नहीं, मगर अब शायद वो अपने दिल की बेचैन कैफियत से फरार चाहता था, जो शायद इस रिश्ते से मुमकिन हो। और दुआ उसके मरहूम चचा की बेटी थी, सैयद खानदान की बेटी। वो मुकद्दम शाह के शायान शान थी और शायद उससे शादी करके वो इन अजीबो-गरीब जज्बात और बेचैनियों से भी सुकून पा जाता। इसलिए उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। बीजान ने अगले हफ्ते में मंगनी की तकरीब रख ली थी। ये दुआ को भी रुखसार बेगम ने समझा बुझा कर राजी कर लिया था। सब कुछ ठीक जा रहा था। सभी खुश थे, सिवाय दो अफराद के। एक मारूश, जो इस सब से हर गुजरते दिन के साथ अपने दिल को मुर्दा महसूस कर रही थी, और वो मुकद्दम शाह, जो इस फैसले के बाद मजीद बेसुकून हो गया था। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया था। आज मुकद्दम शाह और दुआ की मंगनी की तकरीब थी, जो निहायत ही वसी पैमाने पर मुनक्किद की गई थी। पूरी हवेली को निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। हवेली में सुबह से ही अफरा तफरी मची हुई थी। सभी तैयारियों में मसरूफ इधर उधर भागते फिर रहे थे। ये दुआ को तैयार करने के लिए शहर से ब्यूटिशियन बुलवाई गई थी। जबकि मुकद्दम शाह अब खुद इस सब से बेजार सा डेरे पर बैठा सिगरेट के धुएं से अपना दिल जला रहा था। बिलाखिर मंगनी का वक्त हुआ तो मुकद्दम शाह को न चाहते हुए भी हवेली आने पड़ा था। वो बेदिली से सियाह कुर्ते शलवार में अपनी बारोब शख्सियत के साथ हवेली के लॉन में खूबसूरती से सजाए गए स्टेज पर रखे सोफे पर बैठा था। कुछ ही देर में दुआ को लाकर उसके साथ ही सोफे पर उससे कुछ फासले पर बिठाया गया तो वो पहलू बदल कर रह गया था। एक निगाह अपने साथ सजी संवरी दुआ पर डालकर वो निगाह फेर गया था। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर मुकद्दम शाह के दिल को फिर भी ना भा सकी थी। वो यूं ही बेजार वहाँ आने वाले चंद बुजुर्ग मेहमान खवातीन से मिल रहा था। यहाँ खवातीन ही थी, मर्द हजरात का दाखिला मना था। मुकद्दम शाह भी मंगनी की रस्म अदा होने के बाद यहाँ से उठकर डेरे पर जाने वाला था, जहाँ निहायत शानदार और दावत का एहतमाम किया गया था। यूं ही निगाह घुमाते मुकद्दम शाह की निगाह एक मंजर पर आकर हमेशा की तरह ठहर गई थी। वो खूबसूरत सी वाइट गरारे से और गुलाबी नफीस से काम वाली कुर्ती में मलबूस सर पर दुपट्टा लिए मेकअप से पाक चेहरे के साथ सोगवार सी हमेशा की तरह मुकद्दम शाह की निगाहों का मरकज बन गई थी। ये लिबास आज की तकरीब के लिए उसे भी जान नहीं दिया था, जो उसने निहायत बेदिली से जेबतन किया था। वो बगैर किसी बनाव श्रृंगार के भी उस लिबास में चांद की तरह चमक रही थी। चेहरे की सोगवारियत उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। रुखसार बेगम के इशारे पर अब वो उनके पास खड़ी उनकी बात सुन रही थी और सर हिला रही थी। जब से मंगनी तय हुई थी, तब से रुखसार बेगम का रवैया मारूश के साथ भी काफी बेहतर हो गया था। और दुआ ने तो शुरू शुरू में उसे थोड़ा बहुत तंग किया था, मगर फिर उसका रवैया आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया। मुकद्दम शाह को न जाने क्यों वो बुझी बुझी सी लग रही थी। उसे लान के बाईं जानिब जाता देखकर मुकद्दम शाह के माथे पर बल पड़े थे। वो उस तरफ क्या करने जा रही थी। लान के उस जानिब पर्दे का इंतजाम नहीं था। सामने बने झरोके के उस जानिब मुलाजिम मौजूद थे। वो अब उस झरोके के पास जाकर रुक गई थी। तभी किसी ने झरोके से हल्का सा झांक कर उसे एक टोकरी पकड़ाई थी। मुकद्दम शाह ने गौर किया तो उसके खून में शरारे से दौड़ गए। वो कोई और नहीं बख्श था। मारूश ने टोकरी पकड़कर उसकी किसी बात पर जरा सा मुस्कुरा कर सर हिलाया था। बख्श वहां से जा चुका था और मारूश वो टोकरी पकड़कर, जिसमें शायद फूल थे, अब रुखसार बेगम की जानिब बढ़ गई थी।
लेकिन ये मंजर मुकद्दम शाह को गुस्से से पागल कर गया था। आखिर उस शख्स ने ऐसा क्या कहा था इससे, और वो बेवकूफ लड़की आखिर उस जानिब गई ही क्यों थी? क्या बाकी मुलाजमाएं मर गई थी जो उसी किसी मर्द से सामान लेने के लिए भेजा था? मुकद्दम शाह को गैज़ो गजब से अपने दिमाग की रगें भड़कती महसूस हो रही थी। वो गुस्से से पागल होता वहां से उठने लगा था जब बीजान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो किया था। वो बीजान की वजह से बमुश्किल खुद को बाज रखता उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ, जो अंगूठी उनके सामने करती पहनाने का इशारा कर रही थी। मुकद्दम शाह ने किस तरह खुद को काबू करके दुआ को अंगूठी पहनाई थी, ये वही जानता था। मुकद्दम शाह को अंगूठी रुखसार बेगम ने पहनाई थी। रस्म होते ही मुकद्दम शाह की खूंखार निगाहों ने उस लड़की को ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई थी। उसका नजरों से ओझल हो जाना उसे मजीद गजबनाक कर गया था। वो वहां से उठकर निकलता चला गया। उसे लग रहा था कि अगर वहां बैठा तो न जाने क्या कर बैठेगा। वो शायद अंदर हवेली में चली गई थी और हवेली में ठहरी मेहमान खवातीन की वजह से वो फिलहाल अंदर नहीं जा सकता था। उसका इरादा बाहर जाकर बख्श की दुर्गत बनाने का था, मगर बख्श की किस्मत अच्छी थी कि वो फूल देकर डेरे की जानिब चला गया था, जिस पर मुकद्दम दांत पीस कर रह गया। वो उस वक्त इस कदर गुस्से में था कि डेरे पर जाने की बजाय गाड़ी लेकर कहीं और निकल गया। जितना वो गुस्से में था, उसे डर था कहीं मेहमान उससे ही न उलझ पड़े। वो खुद को पुरसुकून करने की गर्ज से कुछ देर अकेला रहना चाहता था। रूस ज्यादा देर वहाँ ठहर नहीं पाई थी। वो रस्म से पहले ही तबीयत खराब का बहाना बनाकर रुखसाना बेगम से इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गई थी, ताकि कुछ देर रोकर अपना दिल हल्का कर सके। उस सितमगर को अपनी आंखों के सामने किसी किसी और का होते देखना बड़ा ही तकलीफ दे था, मगर ये तकलीफ दे रास्ता उसने खुद अपने लिए चुना था। मंगनी खैर खैरियत से गुजर गई थी, जबकि इस मंगनी के बाद मुकद्दम शाह मजीद बेसुकून और बेचैन हो गया था। इसलिए मंगनी के अगले दिन ही वो अपना जहन बनाने की खातिर दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकल गया था। मारूस भी उस मंगनी के बाद चुप चुप सी रहने लगी थी। बोलती तो वो पहले भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे हर वक्त ही गुमसुम सी ही रहती थी। मंगनी के बाद उसकी आंखें ज्यादातर नम ही रहती थी, जैसे कि अनजाना सा दर्द ठहर गया हो उसकी आंखों में। वो भी इस तरह की एक उदास सी शाम थी। मुकद्दम शाह को गए 4 रोज हो गए थे जब बीजान ने अचानक उस पर ऐसा इंकशाफ किया जो उसे साकित कर गया था। रूबीना हवेली की मुलाजमा ने मारूच का हाथ मांगा था अपने बेटे बख्श के लिए। वो अपने बेटे की जिद पर बीजान के सामने मारूच के लिए हाथ फैला गई थी। मारूच तो वैसे ही बहुत ही मासूम और खामोश सी लड़की थी, फिर थी भी इतनी खूबसूरत। रूबीना को अपने बेटे की पसंद दिलो जान से पसंद आई थी, इसलिए तो फौरन बीजान से उसके मुतल्लिक बात की थी। बीजान ने मारूफ से पूछकर जवाब देने का कहा था, और अब जब वो मारूफ से पूछ रही थी तो मारूफ साकित सी रही। उन्हें देखने लगी जो उसे निकाह के फवायद बताकर शायद कायल करना चाहती थी, मगर वो अपने दिल का क्या करती जो किसी और का असीर था। उस दिल ने कभी उस शख्स के सिवा किसी को चाहा ही ना था। वो कितनी ही देर गुमसुम सी भारी होते दिल के साथ उन्हें देखने लगी। बीजान ने उसे सोच समझ कर सुबह जवाब देने का बोला था। वो सारी रात अजीबोगरीब सी कैफियत का शिकार रही थी। दिल किसी और के तस्वर से ही कांप जाता था, मगर हकीकत से मुंह मोड़ना भी बेवकूफ़ी थी। वो शख्स इस जिंदगी में किसी तौर भी उसका नहीं हो सकता था। फिर वो अपने लिए हमसफर चुन चुका था। उस शख्स को किसी और के साथ देखना किस कदर अजियतनाक है, ये वो उन कुछ ही दिनों में जान गई थी। वो तमाम उम्र इस हवेली में रहकर उसे किसी और के साथ कुछ नहीं देख पाएगी। इससे बेहतर था कि शादी कर लेती, कम से कम उस शख्स से दूर रहकर उसकी अजियत से तो बच जाएगी। उसने फैसला कर लिया था। अगली सुबह उसने बीजान को हाँ में जवाब दिया तो बीजान बहुत खुश हुई थी। उन्होंने 1 हफ्ते के बाद ही उसका सादगी से निकाह रख दिया था। अब जब वो मान चुकी थी तो उस दिन माँ बाप की बच्ची को सादगी से जल्द अज जल्द अपने घर का होते देखना चाहती थी। वैसे भी मुकद्दम शाह ने उसकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी और उन्होंने बहुत सोच समझ कर उसके लिए ये फैसला किया था।
मुकद्दम शाह घर के मुलाजमों को कोई खास अहमियत नहीं देता था। वो बड़ा ही अनपरस्त था, इसलिए बीजान को यकीन था कि उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने फौजी मुलाजमों के जरिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करवा लिए थे। वो दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी अपना अक्स देख रही थी। आज आखिर उसकी शादी का दिन आ गया था। कुछ ही देर में उसका निकाह था, मगर उसका दिल बिल्कुल खाली जज्बात से आरी मालूम हो रहा था। उस कम कीमत सुर्ख उरूसी लिबास में वो किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। ये लिबास उसकी सास बड़े चाव से उसके लिए लाई थी। गांव से ही एक लड़की आकर उसका मेकअप कर गई थी, जिससे उसके तीखे नैन नक्श मजीद कातिल बन गए थे। बीजान ने हवेली में ही उसके निकाह की सादा सी तकरीब रखी थी। वो यहीं से रुखसत होकर अपने ससुराल जाने वाली थी। मुकद्दम शाह काफी दिनों बाद हवेली वापस आया तो गैर मामूली से चहल पहल महसूस करके चौंका था। शायद हवेली में कोई तकरीब थी। वो सर झटक अपनी जीप कार कोच में खड़ी करता वहाँ गुरूर से नीचे उतरा था। हवेली के हाथे में ही उसे सामने से बख्श आता दिखाई दिया था। इसको देखकर मुकद्दम शाह की रगें तन गई थी। वो दोस्तों की फरमाइश और कुछ ऐसे दिल की कैफियत में उलझा वो इज्जत में ही शिकार के निकल गया था, इसलिए ये बख्श उस दिन उसके हाथों से बच गया था। बख्श सफेद कड़कती हुई शलवार कमीज में स्याह वास्किट पहने शर्माया शर्माया सा हाथ में मिठाई लिए भाग कर मुकद्दम शाह की तरफ आया था। मुकद्दम शाह जो उसे झाड़ने का इरादा रखता था, वो अब हैरत से उसकी तैयारी नोट करने लगा। सलाम शाह साईं, बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं आप। आज मेरी शादी है, मुंह मीठा करें। बख्श ने जरा लजाकर मुकद्दम शाह को मिठाई पेश की तो मुकद्दम शाह ने अबरू अचकाकर उसे देखा। उसकी शादी का सुनकर वो कुछ पुरसुकून हुआ था। हम नहीं शुक्रिया, मुबारक हो तुम्हें आने वाले वक्त से अनजान। मुकद्दम शाह ने मिठाई खाने से इनकार करते हुए उसे मुबारकबाद देकर फाइल से पैसे निकालकर बख्श के हाथ में रखे थे। मारूश बीबी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुकद्दम शाह ने जैसे ही हवेली के लाउंज में कदम रखे, लाउंज में पहुंची काजी साहब की आवाज उसके कदमों तले से जमीन खींच गई थी। सामने ही सोफे पर काजी साहब के साथ बख्श के वालिद और दो मजीद लोग खड़े थे। दरमियान में पर्दा हाइल था और पर्दे के उस पर खवातीन और दुल्हन बैठी थी। मुकद्दम शाह चंद कदमों का फासला तय करता तेजी से पर्दे के दूसरी जानिब आया था। सामने का मंजर देखकर मुकद्दम शाह का अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। वो नाज़नीन किसी और के लिए सजी संवरी दुल्हन बनी बैठी थी। कबूल है, मारूश ने एक गीली सांस से बोलना चाहा था, जब किसी की गरजदार आवाज उस पर बिजली बनकर गिरती उसे साकिन कर गई थी। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? मुकद्दम शाह की गरजती आवाज पर पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया था, जबकि मुकद्दम शाह को ऐसा लग रहा था कि उसके वजूद पर किसी ने खोलता हुआ लावा उंडेल दिया हो। इस कदर तकलीफ उसने जिंदगी में शायद ही कभी महसूस की हो। मारूश के लबों से निकलता वो अधूरा सा लफ्ज जैसे ही उसकी रूह खींच गया हो। वो अपनी पूरी शिद्दत से चीखा था, गले में खराशें पड़ गई थी। उसकी चिंगारती आवाज हवेली के दरो दीवार हिलाकर रह गई थी। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर उसे एक लम्हे भी देरी हो जाती तो क्या हो जाता। उसका दिल पहली बार किसी को खो देने के खौफ से ऐसे धड़क रहा था जैसे अबे सीने से निकल आएगा। मुकद्दम बच्चे, क्या हो गया है? निकाह की सुन्नत अदा की जा रही है। बीजान ने चंद पल उसकी खामोशी के बाद कलब कुशाई की थी। कैसा निकाह? किसका निकाह? किसकी इजाजत से हो रहा है यह निकाह? बीजान के अल्फाज पर मुकद्दम शाह दौड़ा था। ये पहली बार हुआ था कि बीजान के सामने उसकी आवाज बुलंद हुई थी। वो जैसे अपना आप हो रहा था। मेरी इजाजत और मारूश की मर्जी से हो रहा है ये निकाह। बख्श की वालदा ने मुझसे रिश्ता मांगा और मैंने उसकी सरपरस्त होने की हैसियत से मारूश की रजामंदी जानकर उसका निकाह तय कर दिया। इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? बीजान ने संजीदगी से उसके तेवर देखकर इस्तफसार किया। मारूश तो उसकी मौजूदगी पर ही दम साधे बैठी हुई थी। इसकी मर्जी, इससे तो बहुत शौक चढ़ा है निकाह का। मैं आज इसका शौक पूरा कर देता हूँ। काजी साहब निकाह पढ़ाते हुए दूल्हे का नाम सैयद मुकद्दम शाह लिखिएगा। मुकद्दम शाह की पाटदार आवाज पर सब साकित हो गए थे। उसका अंदाज देखकर सभी दम साध गए थे। बीजान ने
कुछ कहना चाहा मगर मुकद्दम ने दो टोक अंदाज में उसे खामोश करा दिया। दीनू बाबा, आज के बाद आपका बेटा मुझे हवेली के आसपास भी नजर न आए, वरना आज अपना बेटा खो देंगे। निकाह होने के बाद मुकद्दम शाह ने दो टोक अंदाज में बख्श के वालिद को धमकाया तो वो बेचारे सर हिलाकर वहां से निकल गए। रुखसाना बेगम को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने खूब तमाशा किया, मगर मुकद्दम शाह के सामने बोलने की हिम्मत उनमें नहीं थी और दुआ तो पहले ही इस रिश्ते पर माँ के दबाव के सबब राजी हुई थी। उसने तो ये सुनकर सुकून का सांस लिया था। मुकद्दम शाह निकाह होते ही दुल्हन बनी बैठी मारूज को बाजू से खींचकर अपने कमरे में लाया था। कमरे का दरवाजा बंद करते वो उसे बेड पर धकेल गया। मारूज ने सहमकर उठना चाहा, मगर मुकद्दम शाह उस पर झुकता उसे अपने हिसाब में कैद कर गया था। मारूज जो कि पहले ही यूं अचानक बदलते हालात पर अंगीष्ट बदा थी, मुकद्दम शाह की अचानक कुर्बत पर वो मरने वाली हो गई थी। तुम्हें बहुत चढ़ा था शौक इस बख्श से निकाह करने का। आखिर ऐसा क्या है उस कमी कमीन में जो तुमने उसका इंतखाब किया। मुकद्दम शाह के लहजे में आग थी जो मारूज को झुलसाती हुई महसूस हुई थी। बोलो, जबान क्यों बंद है? अब अफसोस हो रहा है क्या बख्श से निकाह न होने पर? मैंने तुम्हें खरीदा, तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुम उस बख्श से निकाह करके अपनी जान छुड़वाना चाह रही थी। क्या भूल गई थी कि तुम मुकद्दम शाह की मलकियत हो? तुम्हें मुकद्दम शाह ने खरीदा है, फिर मेरी पीठ पीछे खेल रचाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुकद्दम शाह गुस्से से पागल हो रहा था। अगर वो आज ना आता या उसे जरा भी देर हो जाती तो वो किसी और की हो जाती। ये बात उसे आरे की मानत काट रही थी। वो उसका जिबड़ा दबोचे कहरबार निगाहों से उसे देख रहा था, जबकि उसके खतरनाक अंदाज पर मारूज की जान निकल रही थी। वो सांस रोके खौफजदा सी उस शख्स को देख रही थी। उसको सांस रोके बेजान होता देखकर मुकद्दम शाह उससे दूर होता बेड से उतरा था। उसके दूर होते ही मारूज ने अपनी सांसें बहाल की थी। मुकद्दम शाह ने ड्रेसिंग टेबल के पास आते जोर से अपना हाथ मारा कि तमाम सामान जमीन बोझ किया था। उसके महंगे तरीन परफ्यूम जमीन बोझ हुए थे। मुकद्दम शाह का गुस्सा किसी तौर पर काबू नहीं आ रहा था। अब वो साइड लैंप उठाए सामने पड़ी क्रिस्टल टेबल में मार चुका था। तमाम डेकोरेशन पीसेस दीवार में मारते वो चीखता हुआ कोई पागल मालूम हो रहा था। मारूश सहमी हुई निगाहों से खुद में सिमटी आंखें फैलाए उसका पागलपन देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी से निकाह करने की, सोचने की भी? मुकद्दम शाह का गुस्सा जब किसी सूरत काबू ना हुआ तो वो फिर उसकी तरफ आता धाड़ा था। आपने भी तो मंगनी की थी, मैं भी तो बस निकाह कर रही थी, कोई गुनाह तो नहीं करने जा रही थी। न जाने कैसे मारूज के लबों से बख्तियार ये लफ्ज निकला था। उसकी बातें मारूज को तकलीफ दे रही थी। मुकाबिल को एहसास भी नहीं था कि गुस्से में वो उस मासूम का दिल दुखा रहा है। मैं मंगनी करूं या शादी, तुम्हें किसने हक दिया है मेरे मुकाबिल आने का? तुम हो क्या? आखिर तुम्हारी औकात क्या है? और मैंने सिर्फ मंगनी नहीं की बल्कि बहुत जल्द शादी भी करूंगा। तुम जैसी लड़की दुनिया के सामने कभी मेरी बीवी नहीं कहलाएगी। दुनिया के सामने तो मैं अपने खानदान की किसी लड़की से शादी करूंगा। मुकद्दम शाह के शफाक अंदाज पर महसूस साकित सी उस जालिम शख्स को देखने लगी जिसे उसने दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बिठाया था। फोन की बेल पर मुकद्दम शाह ने गुस्से से मोबाइल निकालकर दीवार पर मारना चाहा, मगर नंबर देखकर रुक गया। उसने फौरन मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जानिब से मिलने वाली इत्तला पर वो सब कुछ भूलता तेजी से वहां से निकला था। उस जालिम शख्स के निकलते ही वो भी मरे मरे कदमों से आलीशान कमरे से निकल आई थी। उसके नंगे पांव फर्श पर बिखरे कांच से जख्मी हो गए थे, मगर उसे उस वक्त होश ही कहाँ था। मुकाबिल के अंदाज और बातों ने उसकी हैसियत और औकात अच्छे से वादे कर दी थी। उस शख्स ने उससे निकाह भी की, यकीनन उसे यहाँ कैद करने के लिए किया था। वह शख्स शायद उसे तमाम उम्र इस हवेली में गुलाम बनाकर रखने के लिए लाया था, इसलिए तो उसके निकाह पर इतना तमाशा बनाकर आखिर में उसे हमेशा के लिए कैद करने की खातिर उससे निकाह कर लिया। वो उस वक्त निहायत ही टूटी बिखरी हालत में थी। मुकाबिल की बातों के बाद
वो खुद निहायत हकीर समझने लगी थी। उसका ज़हन पूरी तरह मनफी सोचों की आमा जगह बना हुआ था। वो शायद अब कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रही थी। हवेली में हो का आलम था। शायद सब लोग अपने अपने कमरों में बंद थे। वो भी जान से अपने पुराने कमरे की जानिब आई। दरवाज़ा अंदर से बंद करती वो वहीं ज़मीन पर रह गई थी। मुकद्दम शाह को उसके एक दोस्त का फ़ोन आया था, जो कि एसपी था और उसकी फूफो के साथ हुए हादसे के केस पर काम कर रहा था। मुकद्दम शाह को न जाने क्यों लगता था कि उनकी फूफो की मौत एक साजिश थी। क्या बात है शाकिर, कुछ पता चला है क्या? मुकद्दम शाह उसके पास पहुंचकर बेचैनी से बोला। हाँ मुकद्दम शाह, तुम्हारी फूफो की मौत तो हादसाती ही हुई थी, मगर इस केस में कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि गाड़ी ब्लास्ट होने की वजह से किसी की लाश तक बरामद नहीं हुई थी, लेकिन हादसे के पास ही बने एक मार्ट के सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि गाड़ी के ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले ही एक खातून ने गाड़ी में से बच्ची निकाल ली थी। उसका मतलब है कि तुम्हारी फूफो की बेटी जिंदा है। उस औरत की शिनाख्त निकलवाने पर पता चला कि वो एक तवाइफ थी जो किसी कोठे पर रहती है। ये उस कोठे का एड्रेस है और उस तवाइफ का नाम हुस्ना बाई है। शाकिर ने तमाम तफसीलात मुकद्दम शाह के सामने रखी तो मुकद्दम साहब जानकर साकित हो गया। वो फौरन मतलूबा एड्रेस पर पहुंचा। ये वही कोठा था जहां वो पहले भी आया था। कोठे की मालकन से हुस्ना बाई के बारे में पूछा तो पता चला कि वो मर गई है, मगर जिस लड़की को वो कहीं से उठाकर लाई थी वो कोई और नहीं मरूज ही थी। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो मुकद्दम शाह को साकित कर गया था। मरूज ही उसकी मनाह थी। शायद यही वजह थी कि वह उसे देखकर निगाह नहीं फेर पाता था। शायद इसलिए उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत बड़े इस्तेकाक से कब्जा जमाए बैठी थी। वो वहां से निकलकर गाड़ी में आ बैठा था। ज़हन में माजी के तमाम वाक़ियात किसी फिल्म की मानित चल रहे थे। ये उसने क्या कर दिया था? अपने गुरूर और ना में अपनी मोहब्बत, अपने मनहा को उसने किसी बांदी की तरह रखा हुआ। वो लड़की जिसे हमेशा अपनी सल्तनत की शहजादी बनाकर रखने का ख्वाब देखा था, उसे अपनी हवेली की मुलाजमा बना लिया। और जो अल्फाज उसने कल रात उससे कहे वो याद करके मुकद्दम शाह का दिल चाहा के गाड़ी किसी दरख्त में दे मारे। ऐ काश कि उसने अपने दिल में मौजूद उस मोहब्बत का ही लिहाज रखा होता। वो मुख्तलिफ पछतावों में घिरा हवेली पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में आया। कमरा वैसे ही बिखरा हुआ था जैसा वो छोड़कर गया था। उसकी नज़रें उस वजूद की मुतलाशी थी जिसे जाने अनजाने में वो तकलीफ दे गया था। वो कहीं नहीं थी। ये देखकर उसका दिल घबराया था। उसकी नज़र फर्श पर पड़े फोन पर पड़ी तो उसकी रूह फना हुई। उन आलूदा पैरों के निशानात कमरे से बाहर जा रहे थे जिन्हें वो पहले हड़बड़ी में कमरे में दाखिल होते वक्त देख नहीं पाया था। वो उनके ताकों में चलता हुआ मरूज के पुराने कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से दरवाज़ा बजाया मगर अंदर से आने वाली खामोशी उसकी जान निकाल रही थी। मुकद्दम शाह ने जोर से अपना कंधा भरते हुए फिर आखिर दरवाज़ा तोड़ दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने उसे जख्मी पैरों के साथ बेसुध जमीन पर पड़ा देखकर मुकद्दम शाह का मजबूत दिल भी कांप उठा। तब वो तड़प कर आगे बढ़ा, उसे अपनी बाहों में भर गया। उसकी सांसों की मध्यम रफ्तार महसूस करता वो उसे लिए तेजी से अपने कमरे में ले आया। डॉक्टर को कॉल करता वो मगरूर मर्द उसके पास जमीन पर बैठकर उसके खून से भरे पैरों की मरहम पट्टी करने लगा। महरूज की आंख खुली तो वो कितनी देर ना समझी से कमरे की छत को घूरती रही। तुम ठीक हो ना? उसे होश में आते देखकर मुकद्दम शाह बेकरारी से उसकी जानिब आता उसका हाथ थामकर बोला। उसे देखकर महरूज की आंखों में खौफ फैला था जिसे देखकर मुकद्दम शाह ने मौत की ख्वाहिश की थी। वो नजरें चुरा गया। महरूज अब एक नजर उस कमरे को देखने लगी जो कि फिर ऐसा ही शानदार लग रहा था। ऐसा लगता ही ना था कि यहाँ कोई तोड़ फोड़ हुई थी। मैं यहाँ कैसे आई? मारूश ने उठते हुए पूछा। मैं लाया हूँ यहाँ, तुम बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस और खून बह जाने की वजह से ऐसा हुआ है। मुकद्दम शाह ने धीमे लहजे में जवाब दिया। मगर ये तो आपका कमरा है, यहाँ तो आपकी खानदानी बीवी आएगी ना? मारूश के टूटे हुए मासूम लहजे पर उस मजबूत मर्द को अपना वजूद बिखरता हुआ महसूस हुआ। मुझे माफ कर दो,
मार, मैं अपने गुरूर और अना में ये समझ ही ना पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये दिल तो शायद पहली ही निगाह में तुम्हारा असीर हो गया था, मगर मेरी अना मुझे ये कबूल करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। मैंने अपने गुरूर में तुम्हें अज़ियत पहुंचाई, खुदारा मुझे माफ़ कर दो। वो मगरूर मर्द घुटनों के बल मारूस के सामने जमीन पर बैठा। वो हैरत ज़दा ही उसे देखने लगी। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, तुम हो, तुम्हारे सिवा और किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं। तुम ही मेरी जिंदगी का वाहिद अतासा हो। मुझे बस एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ, कभी किसी गम को तुम्हारे पास नहीं भटकने दूंगा। दुनिया की तमाम खुशियाँ तुम्हारे कदमों तले बिछा दूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? महर, मुकद्दम शाह ने आजी और मोहब्बत भरी निगाहों से मारूज को देखते हुए कहा। तो मारूज ख्वाब किसी कैफियत में उसे देखने लगी। यकीन करना मुश्किल था कि जो उसकी आंखें देख रही थी वो हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। उस शख्स की मोहब्बत और उसका साथ तो एक ऐसा ख्वाब था जिसकी ताबीर उसके नज़दीक नामुमकिन थी। क्या तुम मुझे प्लीज एक मौका नहीं दे सकती? महर उसे खामोश देखकर मुकद्दम शाह को अपने दिल डूबता महसूस हो रहा था। उसने फिर इल्तिजा की, तो मरूज ने उस कैफियत से निकलते हुए जल्दी से सर हिलाकर आंसू भरी आंखों से उस शहजादे को देखा। ये शख्स जो उसके लिए चांद की मानित था, जिसे पाना नामुमकिन लगता था, अब जब वो मिल गया था तो वह कैसे नाशुक्री करती। वो तो दीवानी थी उस शख्स की, उसकी मोहब्बत पाकर भी कैसे इनकार करती। मुकद्दम शाह ने शुक्र भरा सांस लेते उसे खींच कर अपने सीने से लगा दिया।